नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं अमेरिका वाया फ्रांस। अमेरिका गए, फ्रांस से वो 10 सेकंड की एक क्लिप आई जिसमें फ्रांस के प्रधानमंत्री उनसे हाथ मिलाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते हैं। मोदी जी हाथ बढ़ाते हैं, फिर पीछे ले लेते हैं, वापस ले लेते हैं। हालांकि इस तरह की क्लिप्स को मैं बहुत महत्व नहीं देता। इंटरनेशनल रिलेशंस में ये सारी छोटी मोटी चीजें हैं। उसके पहले गले मिलने वगैरह के खूब सारे फोटो आ चुके थे, कई सारे तस्वीरें आई, हर तस्वीर में अलग अलग ड्रेस, हर तस्वीर में अलग अलग चमकते हुए महकते हुए मोदी जी। लेकिन अमेरिका जाकर चीजें बदली बदली नजर आ रही हैं। पहली बात तो यह कि अमेरिका में मोदी जी ने वो कारनामा कर दिया जिसको देखने के लिए भारत वाले पिछले 10 साल से तरस रहे थे। जी, भारत में रहते हुए या यहां तक कि विदेश जाने पर भी मोदी जी कभी मीडिया का सवाल नहीं लेते हैं, कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होते हैं। 2019 के चुनाव के पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन वहां पर सारे सवाल जो हैं वो अमित शाह के पास जा रहे थे, वही जवाब दे रहे थे। मोदी जी आराम से बैठे हुए इधर उधर सिर हिला रहे थे। लेकिन ट्रंप के सामने, जो अमेरिका के व्हाइट हाउस की परंपरा है कि मुलाकात के बाद पत्रकारों के सवाल जवाब लिए जाते हैं, वो उनको भी निभाना पड़ा। बेचारे सामने आए और पत्रकारों से सवाल जवाब में शामिल हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसको हमारे यहां कहते हैं कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े, पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछ लिया गया गौतम अडानी पर। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। तो पूछा गया इनसे कि गौतम अडानी के ऊपर जो अमेरिका में केस हुआ है, क्या उसके बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप से आप बात करेंगे? आप मोदी जी के चेहरे का गुस्सा बिल्कुल इसमें देख सकते हैं, चिढ़ देख सकते हैं कि क्या फालतू का सवाल पूछ लिया। जिन मोदी जी को यह आदत है कि गोदी मीडिया बस वाह मोदी जी करता रहे, अमेरिका में अमेरिका के पत्रकार तो वाह ट्रंप जी भी नहीं करते हैं, तो वाह मोदी जी क्या करेंगे। अमेरिका में उनको गौतम अडानी के सवाल का सामना करना पड़ा और जवाब में वो कुछ कह नहीं पाए। जवाब में बस उन्होंने कहा कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात मानते हैं। अब अडानी में वसुधैव कुटुंबकम कहां से आ गया भाई? अडानी एक बिजनेसमैन है, अलग अलग जगह पर बिजनेस करते हैं, वहां के नियमों के हिसाब से उनको काम करना पड़ेगा। मोदी जी जरूर चाहते हैं कि अडानी जी वसुधैव कुटुंबकम हो जाएं, पूरी दुनिया अडानी जी का परिवार हो जाए। अडानी जी जहां चाहें, जैसी चाहें इंडस्ट्री लगाएं, जितना चाहें कमाएं, उनको कोई रोके नहीं। लेकिन अमेरिका में यह हुआ नहीं। अमेरिका में उनके खिलाफ केस हो गया और अब मोदी जी कह रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति पर बात करने के लिए दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष नहीं मिलते हैं। होना तो यही चाहिए, लेकिन क्या ऐसा वाकई होता है? क्या हम नहीं जानते हैं कि मोदी जी जहां जहां जाते हैं, पीछे पीछे अडानी जी को बिजनेस मिलना शुरू हो जाता है? क्या संयोग है ये? ना, हम जानते हैं ये संयोग नहीं है, प्रयोग है। और इसका एक प्रयोग हुआ था श्रीलंका में, जिसके बारे में अब हम बहुत कायदे से जानते हैं। श्रीलंका में संसद के अंदर उनके एक सांसद ने, मंत्री ने कहा था कि अडानी को पावर का ठेका देने के लिए, प्रोजेक्ट देने के लिए सीधे नरेंद्र मोदी ने दबाव बनाया है। बाद में जब प्रेशर पड़ा तो उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। अब जब नई सरकार आई तो उसने अडानी के प्रोजेक्ट्स पर पुनर्विचार की बात की और अब खबर यह आ रही है कि अडानी ने 41 करोड़ रुपए जिस पर खर्चा था, जिस प्रोजेक्ट पे खर्चा था, वो डील तोड़ दिया और चुपचाप श्रीलंका से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस लौट आए। यह 484 मेगावाट का विंड एनर्जी प्रोजेक्ट था, वही विंड एनर्जी जिसको पैदा करने के लिए पाकिस्तान की सीमा पर जमीन दे दी गई है अडानी पर, जिस पर कल मैंने विस्तार से बात की थी कि किस तरह से एक ऐसी जमीन जो हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारी सीमा की सिक्योरिटी के लिए बेहद जरूरी थी, अडानी जी को थाली में परोस दी गई। वो पूरी डिटेल मैंने कल बताई थी। उसी विंड एनर्जी का एक और प्रोजेक्ट था श्रीलंका में, जो मैंने आपको बताया कि 484 मेगावाट का प्रोजेक्ट था।
और इस प्रोजेक्ट में नई सरकार ने कहा था कि डील में जो शर्तें तय हुई हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं है। इस डील में नई शर्तें जोड़ी जाएंगी, शर्तों में सुधार किया जाएगा। और उसके बाद अडानी जी चुपचाप वहां से हट गए। 13 फरवरी यानी कल 13 फरवरी 2025 को अडानी पावर जो है, अडानी की जो कंपनी है, वो श्रीलंका वाली डील से चुपचाप हट गई। तो ये वसुधैव कुटुंबकम से श्रीलंका ने खुद को बाहर कर लिया। पहले ही कीनिया को हम जानते हैं, कीनिया के प्रधानमंत्री ने बाकायदा संसद के अंदर खड़े होकर अडानी की सारी डील्स खत्म कर दी। तो अब ऐसा लगता है कि अडानी जी मोदी जी को भारी पड़ने लगे हैं। अब बंद कमरे में ट्रंप से क्या बात हुई ये तो हम नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते कि बंद कमरे में मोदी जी ने यह कहा कि नहीं कहा कि प्लीज अडानी के गिरफ्तारी का कोई खेल मत कीजिए, अडानी नहीं रहेगा तो हमारे लिए सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। अब यह सब हुआ कि नहीं हुआ इसकी तो सिर्फ कल्पना की जा सकती है। लेकिन ट्रंप जिस तरह से चढ़े जा रहा है और हमारे मोदी जी जिस तरह से दबे जा रहे हैं, वो वाकई थोड़ा शर्मनाक सा लगता है। कई बार आश्चर्य होता है। जैसे एक मुद्दे की मैं बात करता हूं, ट्रंप ने इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत क्लियरली कहा कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा तेल और गैस सप्लायर बनने जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, भारत में तेल और गैस इतना होता नहीं है, तो भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए, एनर्जी नीड्स के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर डिपेंड करना होता है, जहां से हम तेल भी खरीदते हैं और गैस भी खरीदते हैं। दिक्कत यह है कि भारत अभी तक रशिया से तेल और गैस खरीद रहा था ज्यादा, जिससे हुआ यह था कि सस्ते में हमको तेल और गैस मिल रहा था। आप सोच के देखिए कि अमेरिका ने जब रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाया तो यूरोपीय कंट्रीज ने रशिया से तेल और गैस खरीदना बंद कर दिया। नतीजा यह हुआ कि भारत ने न केवल रशिया से तेल और गैस खरीदा, बल्कि इस तेल और गैस को यूरोपियन मार्केट में बेचा भी, क्योंकि रशिया के ऊपर प्रतिबंध था तो रशिया से खरीद नहीं सकते थे। रशिया से खरीद लिया भारत ने, और भारत के ऊपर तो कोई सैंक्शन है नहीं, प्रतिबंध है नहीं, तो भारत से बेचा गया यूरोप के देशों को। अब भारत से यूरोप के देशों को कितना तेल और गैस बेचा गया है, आप अंदाज लगाइए कि भारत यूरोप के देशों को तेल और गैस का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया। जिस देश में अपना तेल और गैस नहीं होता है, वो तेल और गैस का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया। यह हुआ क्योंकि हमने अमेरिका के लगाए हुए प्रतिबंधों को नहीं माना था और हमने रशिया से लगातार तेल और गैस खरीदना जारी रखा था। सस्ते में तेल मिला, प्रॉफिट कमाया और उस तेल को दूसरे देशों में भी बेचा। यह अलग बात है कि उस प्रॉफिट का कोई फायदा हमको आपको नहीं मिला। अपने देश में तेल और गैस की कीमतों में कोई कमी नहीं आई, लेकिन भारत के पूंजीपतियों ने, भारत ने इससे पैसा कमाया। अब अमेरिका प्रेशर बना रहा है और उस प्रेशर के सामने झुक चुके हैं मोदी जी कि तेल और गैस रशिया से नहीं अमेरिका से खरीदा जाए। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा यह होगा कि अब हम महंगा तेल और गैस खरीदेंगे। जब महंगा तेल और गैस खरीदेंगे तो यूरोप या किसी और कंट्री को बेचना तो छोड़ दीजिए, हमको आपको जो तेल मिलेगा, हमारी आपकी गाड़ियों के लिए, हमारे आपके चूल्हे के लिए, इन सब चीज के लिए जो गैस मिलेगा वो गैस महंगा मिलेगा। और जब सस्ता मिल रहा था तब तो सरकार ने प्राइस घटाई नहीं, लेकिन जो ही महंगा मिलेगा प्राइस बढ़ा दी जाएगी। यानी हमारे आपके पॉकेट से और ज्यादा पैसा खर्चा होगा तेल, गैस और फ्यूल के लिए। और आप जानते हैं कि तेल ट्रांसपोर्ट में यूज किया जाता है, इसीलिए न केवल ट्रेन का किराया बढ़ जाएगा बल्कि हवाई जहाज का किराया बढ़ जाएगा, टैक्सियों और ऑटो का किराया बढ़ जाएगा। ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ने से पूरे देश में महंगाई एक बार फिर बढ़ेगी। लेकिन मोदी जी ये सवाल कर नहीं सकते ट्रंप से, सो चुपचाप मुस्कुरा दिए, चुपचाप यस सर कह दिया कि ठीक है, अब हम तेल और गैस अमेरिका से खरीदेंगे। जब हम बाजार में जाते हैं तो यही देखते हैं कि जहां सबसे सस्ता और अच्छा माल हो वो खरीदे। लेकिन यहां तो यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो बिजनेसमैन है, अब बिजनेसमैन ही है ट्रंप, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं, वो डंडा दिखा के हमसे कह रहा है कि हमसे तेल और गैस खरीदो। और कौन जाने कि चुपचाप अकेले में कहा हो कि अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हारे अडानी हमारे जेल में सड़ेंगे। और मोदी जी ने कहा हो नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अडानी जेल में नहीं सड़ सकते, आप तो डबल रेट पे हमको बेचिए। कौन सा मेरे पॉकेट से पैसा जाना है, मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चल दूंगा। जो नहीं फकीर हैं देश में, जो मेहनत करके कमा रहे हैं चार पैसे, उनको फकीर बना दूंगा, लेकिन अडानी जी को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। टैरिफ 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 टैरिफ, मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप का अगला नाम रख देना चाहिए, डोनाल्ड टैरिफ ट्रंप।
जी, टैरिफ उनके मुंह से बहुत सुनाई देता है और भारत के केस में उन्होंने कहा कि भारत वो मुल्क है जो सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। वैसे तो जाने से पहले ही, ट्रंप के पास जाने से पहले ही जिन चीजों पर 150%, 125% और 100% का टैरिफ था वो हटा दिया गया है। टैरिफ क्या है? टैरिफ यह है कि जब हम बाहर से कोई चीज मंगाते हैं, मान लीजिए 100 रुपए की चीज हम बाहर से मंगाते हैं, 75 रुपए में यहां हमको पड़ती है वो, और उस पर हम कुछ टैक्स एक्स्ट्रा लगा देते हैं, 50 रुपए एक्स्ट्रा लगा देते हैं। जो टैरिफ होता है वो देश की कमाई होती है, नंबर 1। और दूसरा ये होता है कि जो हमारा लोकल प्रोडक्ट होता है वो उससे कंपीट कर पाए। समझिए, हम हिंदुस्तान में पेन बना रहे हैं, वो पेन पड़ रही है हमको 5 रुपए की, बाहर से हमने पेन मंगाया, उनके पास टेक्नोलॉजी हाई है, वो 3 रुपए की पेन भेज रहे हैं, तो हमने 3 रुपए की पेन पर 3 रुपए का टैरिफ लगा दिया ताकि उनकी पेन 6 रुपए में हो गई, ताकि हमारी पेन का मार्केट पूरी तरह से खत्म ना हो। अगर वहां की पेन आ जाएगी और बहुत सस्ती पेन आ जाएगी तो हमारा जो लोकल मार्केट है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बहुत बार यह सवाल उठाया जाता है कि महाराष्ट्र में कपास की खेती जो होती है उसके किसान आत्महत्या क्यों करते हैं। यही हुआ कि विदेशी कपास हमारे मार्केट में भर गई जो सस्ती पड़ती थी, और इसकी वजह से देशी कपास का जो मार्केट था वो खत्म हो गया और इसकी वजह से किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। तो देश कोई दुकान नहीं होता है, देश में जो लोकल प्रोडक्शन होता है उसको बचाने के लिए कई बार हम टैरिफ लगाते हैं ताकि बाहर से सस्ता माल हमारे मार्केट में ना भर जाए और हमारा अपना मार्केट खत्म ना हो जाए। लेकिन ट्रंप साहब ने कह दिया है कि मोदी जी ना चोलबे, आपकी मार्केट बर्बाद हो जाए, आपके दुकानदार बर्बाद हो जाएं, आपके बिजनेसमैन आत्महत्या कर लें, अभी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कर को कुछ और लोग ये काम कर लें, लेकिन आपकी मार्केट में हमारा माल बिकेगा और हमारे माल पर कोई टैरिफ आप नहीं लगा पाएंगे, जो टैरिफ आपने अभी लगा के रखा है। अभी जो हाईएस्ट टैरिफ की रेट बची है वो 70% बची हुई है और ऐसा लगता है कि अब टैरिफ और कम करना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को, क्योंकि साफ साफ कह दिया है ट्रंप ने कि भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में है, यानी इशारा साफ है कि आप टैरिफ कम कीजिए। अब देखो, भारत क्या है? भारत एक लेबर इंटेंसिव कंट्री है। लेबर इंटेंसिव का मतलब हमारे यहां लेबर ज्यादा है, हमारे यहां ऐसी तकनीक की जरूरत है, ऐसे व्यापार की जरूरत है, ऐसी कंपनियों की जरूरत है जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। ऐसी जो कंपनियां होती हैं उनका कास्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा होता है, और जब ज्यादा होता है तो इसीलिए हमारे देश में जो देशी माल बनता है वो कई बार विदेशी माल से थोड़ा महंगा होता है। अब विदेशी माल को सस्ता करके देशी माल को जब खत्म किया जाएगा तो सीधी सी बात है कि हमारे यहां बेरोजगारी और बढ़ेगी, हमारे यहां देशी जो कंपनियां हैं, जो लोकल कंपनियां हैं, वो बंद होंगी और एक और तबाही का दौर शुरू होगा। लेकिन मोदी जी वहां पे हां कर आए हैं कि हो जाए हम तबाह, बढ़ जाए और बेरोजगारी। हमारे पास तो अब्दुल को टाइट करने का एक फार्मूला है जिसके आधार पर हम चुनाव लड़ते रहेंगे। लोग बर्बाद होते हैं तो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जल्दी ही हम देखेंगे कि अमेरिकी सामानों पर टैरिफ और घटा दिया जाएगा और लोकल मार्केट के लिए यह एक बड़े खतरे के रूप में सामने आएगा। और अब्दुल के टाइट करने वाली बात आ गई है। मुंबई हमले के जो आरोपी हैं तहव्वुर राणा, उनको वापस करने की बात है कि तहव्वुर राणा को भारत को सौंपा जाएगा। तो एक मुस्लिम नाम है जिसको अमेरिका भारत को सौंपेगा, उसकी बड़ी बड़ी फोटो चलेगी, बड़ी बड़ी मीम चलेगी, गोदी मीडिया दिन रात उस पर शोर मचाएगी। अब्दुल टाइट है का जो नारा है वो और टाइट हो जाएगा और उसके बीच में यह खबर दबा दी जाएगी कि टैरिफ अब इतने कम कर दिए गए हैं कि लोकल मार्केट बर्बाद है और साथ में तेल अब सस्ता नहीं महंगा खरीदा जाएगा अमेरिका से, जिससे आपके लिए गाड़ी चलाना, कार चलाना, प्लेन में चलना, ऑटो में चलना, यह सब महंगा होगा। घर की दाल रोटी हर चीज महंगी हो जाएगी। हो जाए, अब्दुल टाइट है तो बस अब्दुल की चूड़ी टाइट करते रहिए, मोदी जी को वोट देते रहिए, बाकी आपकी जेब खाली होती रहे, क्या फर्क पड़ता है। वहीं जब पूछा यह गया कि जो सिख आतंकवादी हैं अमेरिका के अंदर, जो सिख आतंकवादी हैं जो भारत के बंटवारे की बात कर रहे हैं, अमेरिका उनको क्यों बढ़ावा दे रहा है, क्या अमेरिका उनके ऊपर कार्रवाई करेगा, तो ट्रंप साहब ने कहा कि जो तुम कह रहे हो वो बात मेरे समझ में ही नहीं आ रही है। उस सवाल को टाल गए, उस सवाल का कोई जवाब ही नहीं दिया ट्रंप ने। तो जाहिर है कि जिस पन्नू और बाकी सब मामलों पे हिंदुस्तान इतना हल्ला अभी तक करता रहा है, आगे उनके ऊपर कोई कार्रवाई कर नहीं पाएगा
और ट्रंप के रहते हिम्मत नहीं पड़ेगी कि कहें कि इनको भी हमें सौंप दो, वैसे भी पन्नू के आने से वोट का फायदा नहीं मिलेगा, तहव्वुर राणा के आने से 15 दिन तक पूरा गोदी मीडिया जगमगाता रहेगा, चहचहाता रहेगा, तो तहव्वुर राणा पे सहमति हो गई। ट्रंप साहब को खुश करने के लिए मणिपुर की सरकार को बर्खास्त कर ही दिया गया था, उनको इस्तीफा दिलवा दिया गया था और इनके पहुंचने से पहले ही मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो ईसाइयों का जो दमन होने की बात थी, ईसाइयों के साथ जो दुर्व्यवहार होने की बात थी, अमेरिका में कई सारी रिपोर्ट्स आई थी, उस पर मोदी जी ने कह दिया होगा कि देखिए मणिपुर में हमने कार्रवाई कर दी। ट्रंप ने भी नहीं पूछा होगा कि 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, क्योंकि देखिए चाहे ट्रंप हो चाहे कोई भी नेता हो, उनको भारत के आदिवासियों, भारत के ईसाइयों, भारत के मुसलमानों, भारत के महिलाओं, भारत के दलितों से कभी कहीं कोई मतलब नहीं होता है, कोई कंसर्न नहीं होता है। यह सब नाटक किया जाता है सिर्फ बाह मरोड़ने के लिए, और मोदी जी की बाह मरोड़ने में ट्रंप साहब को अकूत सफलता मिली है। हालत यह है कि पहला जो कोटा आया था 403 लोगों का, जिसमें हथकड़ी और बेड़ी बांधकर भेजा गया था, उस पर तो नरेंद्र मोदी जी क्या सवाल करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी अभी अमेरिका में हैं और यह खबर आई है कि वहां से 16 या 17 फरवरी को एक और ऐसी ही बेइज्जती फ्लाइट आने वाली है। जी, मैंने उसका नाम बेइज्जती फ्लाइट इसलिए रखा है कि जितनी बार यह हथकड़ी बेड़ी वाली फ्लाइट हमारे देश में उतरेगी, उतनी बार देश की बेइज्जती होगी और जबरदस्त बेइज्जती होगी, खासतौर पे तब जब कोलंबिया और छोटे छोटे देशों ने अपने लोगों को इज्जत से वहां से निकाला है। मोदी जी ट्रंप के साथ हैं, कम से कम उनसे इतनी उम्मीद तो करनी चाहिए कि उनसे कहें कि हमारे नागरिकों को हम अपने जहाज से ही लेते जाएंगे, आप एयरफोर्स की जहाज में यह हथकड़ी बेड़ी लगाकर भेजने वाला काम मत करिए। और यह इसलिए भी बड़ी बात बन जाती है क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग तो मोदी जी के अपने गुजरात के हैं। कम से कम अपने गुजरातियों की ही चिंता कर लें, वैसे तो उनको सारे हिंदुस्तानियों की चिंता करनी चाहिए। उनको ट्रंप से बहुत साफ कहना चाहिए था कि हमारे लोगों को आप ऐसे नहीं भेज सकते। उनको बात करनी चाहिए थी कि H-1B वीजा को लेकर जो आप कार्रवाई कर रहे हैं, उससे भारत के विद्यार्थियों पर, भारत के प्रोफेशनल्स पर गलत असर पड़ रहा है, बुरा असर पड़ रहा है, इस पर सोचिए। उनसे तो मस्क भी मिला था, मस्क अपने बच्चों को लेकर मिलने गया था, बड़ी सुंदर सुंदर तस्वीरें आई हैं, लेकिन भारत के हित की कोई बात मोदी जी ने वहां उठाई हो, इसकी खबर अभी तक तो नहीं आई है। एक प्रेस रिलीज करके कम से कम बताना चाहिए कि उन्होंने कौन कौन से ऐसे कदम उठाए हैं, कौन कौन सी ऐसी बातों पर प्रेसिडेंट ट्रंप से सवाल किए हैं जो भारत के हितों के साथ जुड़ी हुई है। अभी तक तो जो भी खबरें आ रही हैं, चाहे वो टैरिफ घटाने की बात हो, चाहे वो पेट्रोल और बाकी सारी चीजें अमेरिका से खरीदने की बात हो, चाहे नया खेप जो अप्रवासियों का है, जो अवैध प्रवासी बताए जा रहे हैं, इनकी जो नई खेप 16-17 फरवरी को आने की बात हो रही है, इसमें किसी में भारत का कोई हित शामिल नहीं है। जब प्रधानमंत्री वहां गए हैं तो उनको भारत के हित के बारे में भी सोचना चाहिए। उनको कुछ सवाल उनसे पूछने चाहिए कि आप तो हाथ धो के हमारे पीछे ही पड़ गए हैं, जो हमारे लोग आपके यहां हैं उनको भगा रहे हैं, चलो इलीगल हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग नौकरियां कर रहे हैं वहां पर, उनकी नौकरियां खतरे में आ रही हैं। जो स्टूडेंट्स हैं जिनको आराम से वहां नौकरियां मिल जाती थी, उनमें नियम बदल दिए गए, अब हमारे स्टूडेंट्स को वहां पर नौकरी नहीं मिलेगी। H-1B वीजा खत्म करने का पूरा एक खेल चल रहा है, उससे भी भारतीयों को नुकसान है। तो एक तुलसी गबार्ड या इस तरह के लोग जिनके नाम में थोड़ा सा भारतीयता है, ऐसे लोगों को कुर्सी पर बिठा देने से कोई फायदा तो होगा नहीं। भारत का क्या फायदा हुआ है मोदी जी की यात्रा से या ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से? जवाब तो इस सवाल का होना चाहिए। भारत का 17% जो एक्जिम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है, विदेशी व्यापार जो है, वो अमेरिका के साथ है। अमेरिका भारत के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का बड़ा खरीदार है। अब अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता जाएगा तो हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होगा वो कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएगा, वो मार्केट से बाहर हो जाएगा और उसका सीधा नुकसान होगा हमारे खेतीहर लोगों पे। अमेरिका एक बड़ा देश है, एक पैसे वाला देश है, और इसीलिए छोटे देशों या आर्थिक रूप से उतने संपन्न जो देश नहीं हैं, उसके साथ जो रिश्ते अमेरिकी व्यापार के बनाए गए वो ऐसे बनाए गए कि सारा फायदा अमेरिका को ना हो। ऐसे तो बड़ी शार्क जो है वो छोटी मछलियों को निगल जाएगी। भारत का मार्केट, भारत का एक्सपोर्ट, भारत का इंपोर्ट, ये सारा कुछ हमारे लिए नुकसानदायक साबित होगा अगर पूरी की पूरी टैरिफ रिजीम बदली जाएगी। और यही नहीं, अब तो वो बात कर रहे हैं ब्रिक्स को खत्म करने की। अब वो बात कर रहे हैं कि ब्रिक्स खत्म हो जाए, क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज पर 100% टैरिफ की बात कर रहे हैं।
यानी अमेरिका का व्यापार के क्षेत्र में इकलौता सिक्का जमाना चाहते हैं ट्रंप, और वो जमने का नुकसान भारत जैसे सारे छोटे देशों को होगा। दुर्भाग्य यह है कि अपने देश के हितों की बात करने, दुर्भाग्य यह है कि अपने देश के फायदे की बात करने की जगह मोदी जी वहां जाकर फोटो खिंचाने में ज्यादा मशगूल नजर आ रहे हैं। जितनी बातें सामने आई हैं वो लगभग सारी की सारी तो भारत के नुकसान की ही हैं। हां, कुछ अच्छे चुटकुले मोदी जी जहां जाते हैं वहां से मिल जाता है। तो मीगा मेगा पर चुटकुला आया, उन्होंने कहा कि मागा जो है वो अमेरिका कहता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो हम कहते हैं मेक इंडिया ग्रेट अगेन, और दोनों को मिला देंगे तो मेगा हो जाएगा। अब इस तरह की शब्दों की जुगाली तो मोदी जी ही कर सकते हैं, लेकिन देश शब्दों की जुगाली से नहीं चलता है। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। अगर आपको लगता है कि इस तरह की आज़ाद आवाज़ का जिंदा रहना ज़रूरी है तो वीडियोस को देखें, दोस्तों तक पहुंचाएं। हमारी मदद कर सकते हैं तो पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन खोल के देखें। ₹3 रोज से भी कम पर आप हमारे मेंबर बन सकते हैं, सुपर थैंक दे सकते हैं, सीधी मदद कर सकते हैं। और अगर ये सब मुमकिन नहीं है तो कम से कम अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।